Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes। और स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 1 हमारा कल हो चुका है, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2 और ये बुक है डीएवी की। आज बच्चों जो जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सेल वॉल, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और बच्चों अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखना, ताकि आपको डिटेल से हर चीज जो है वो पता लग सके। ठीक है, तो बड़े आगे। तो बच्चों जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेल का जो साइज होता है वो काफी अलग अलग होता है, एक जैसा साइज नहीं होता है। अगर बच्चों हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की, किसकी बात करें? स्मॉलेस्ट सेल की, जिसको पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, या फिर उसको माइकोप्लाज्म भी कहते हैं। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें बच्चों, तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, जिसे डिनोट करते हैं ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये इससे डिनोट होता है और इसे बोलते हैं माइक्रोन या फिर म्यू। ठीक है, और 1 म्यू इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा हम इसको सही करते हैं, इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको कि माइकोप्लाज्म भी बोलते हैं, और जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू, और 1 म्यू इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर। और बच्चों अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, जिसका डायमीटर होता है 170 मिलीमीटर। किसका सेल होता है ये? किसका? ऑस्ट्रिच का। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लेना। और हमने सिर्फ सेल के साइज जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं, और इसके अलावा हमने सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बच्चों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो हैंस एग के साथ जुड़ा हुआ है। हैंस एग जो होता है एक सिंगल सेल होता है, लेकिन वो फिर भी इतना बड़ा होता है बच्चों कि उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको अपनी अनएडेड आई से भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ सेल दिए गए हैं और यहाँ पर उनके कुछ साइज दिए गए हैं। जैसे अमीबा का जो सेल होता है वो 1000 माइक्रोमीटर होता है, वैसे ही हैन एग, वैसे ही ऑस्ट्रिच एग, वैसे ही ग्रीन एल्गा, और आगे हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में जो सेल होते हैं उनके साइज के बारे में। तो यहाँ पर आपको हमने बात की यहाँ पर रेड ब्लड सेल की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीवर सेल की, ह्यूमन ओवम सेल की और नर्व सेल की। और आगे बच्चों यहाँ पर देखो इनके साइज जो है वो लिखे गए हैं। जैसे रेड ब्लड सेल जो है 9 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ बच्चों कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पेन होता है, जितने टाइम वो जिंदा रहता है वो है 120 डेज। यानी हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है वो कितने दिन जिंदा रहते हैं? 120 डेज। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे पार्ट ऑफ अ सेल की। किसकी बात करेंगे? पार्ट ऑफ अ सेल की। तो बच्चों एक लिविंग जो सेल होता है उसमें एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसके चारों तरफ जो है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। एक सेल होता है
और सेल में एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके चारों तरफ जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। बच्चों प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो बच्चों ऑर्गेनल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल को उसके इंपॉर्टेंट काम को करवाने में हेल्प करवाता है। सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसको वो डिफरेंट फंक्शन करवाने में कौन मदद करता है? यही सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल का बच्चों लोकेशन कहाँ पर है? यह है साइटोप्लाज्म। तो एक एक चीज जो है आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। आपको साइटोप्लाज्म पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता होना चाहिए और सेल मेम्ब्रेन। ये एक बच्चों एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल तब होगा अगर आप समझोगे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मेम्ब्रेन की। तो ये वाला पोर्शन अभी आप छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए, ऊपर वाला पोर्शन देखिए, ये डायग्राम को देखिए। तो बच्चों लिविंग सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है। लिविंग सेल के चारों तरफ ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, तो ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब यहाँ पर बार बार हमने पीछे भी पढ़ा मेम्ब्रेन की बात हो रही, तो मेम्ब्रेन दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाए इसके लिए पहले उसको समझ लेते हैं कि भाई मेम्ब्रेन है क्या। तो बच्चों मेम्ब्रेन है द थिन आउटसाइड लेयर। आउटसाइड इसलिए क्योंकि इससे बाहर और कुछ नहीं है। सराउंडेड बाय, किसके चारों तरफ है बच्चों ये? अच्छा ये बताइए न्यूक्लियस के जस्ट अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये लेयर है। और सेल की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, सेल की जो मूवमेंट होती है, उसको ये कंट्रोल करती है। समझ रहे हो आप? हमने इसकी लोकेशन पढ़ी और इसका वर्क पढ़ा। वर्क ये है कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको ये कंट्रोल करती है, उनकी ये मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, यहीं पर इसको फिक्स कर लेते हैं पहले कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहां पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेल लाइक मटेरियल होता है। जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जहां हमने पीछे पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ पढ़ी थी हमने? कि सेल की सबसे आउटर, सबसे बाहरी लेयर होती है। सेल के अंदर और बाहर जाने वाले जो सब्सटेंसेस है उनकी मूवमेंट, कि सेल को अंदर किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, सेल के अंदर क्या आएगा और सेल के बाहर क्या आ जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन। और यहां पर हमने एक और चीज पढ़ी और वो पढ़ा कि जो जेल प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? एक जेल लाइक मटेरियल। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें प्लांट, यहां थोड़ा सा इसको नोट डाउन भी कर देते हैं, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया की, तो उनके सेल में एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है। प्लांट का है, एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है और उसको बोलते हैं बच्चों सेल वॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसी होती है? बहुत ज्यादा थिक होती है। तो सेल वॉल, अगर हम सिर्फ प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये सेल वॉल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसका काम क्या है कि इन्वायरमेंट में जो होने वाले बदलाव है उसके लिए सेल को, उसके लिए जो सेल को प्रिपेयर करती है।
सेल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करवाता है। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया बच्चों, रिजिडिटी। रिजिडिटी, तो यहां लिख लेते हैं कि रिजिडिटी होता क्या है, कि इट इज द स्टेट in which the particles of a substance are fixed in their position। जहां पर आपके ये जो पार्टिकल हो गए, सब्सटेंस के जो पार्टिकल हो गए, उनकी जो जगह है, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होगी, वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों ये सेल को एक डेफिनेट शेप, साइज और सपोर्ट भी देता है, और वो इसीलिए देता है क्योंकि ये काफी थिक होती है, काफी मजबूत, काफी मोटी होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं? साइटोप्लाज्म की। तो बच्चों प्रोटोप्लाज्म का वो भाग या वो पोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन, पीछे हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, ये थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है। तो पीछे वाला अगर स्ट्रक्चर आपने देखा है बस वही तो है ये, यहाँ पर जस्ट उसको थोड़ा सा एडवांस में दिखाया गया। तो प्रोटोप्लाज्म का वो भाग या वो पोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन या आउटर लेयर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, परंतु न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये सभी सेल की एक्टिविटी के लिए एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। क्या बोला मैंने? कि ये सभी सेल की एक्टिविटी के लिए एक ग्राउंड सेल की तरह काम करता है। अब यहां बच्चों मैंने एक वर्ड यूज किया, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस की तरह काम करता है। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है बच्चों जो सेल की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मूवमेंट जैसी एक्टिविटी में, मूवमेंट जैसी ये जो एक्टिविटीज होती है उनमें हेल्प करता है। समझ रहे हो बच्चों? और ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये बना होता है प्रोटीन, किससे? प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन से। छोड़ा नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, विटामिन से मिलकर बना होता है। और ये सभी कंपोनेंट बच्चों मिलकर प्रोटोप्लाज्म को एक यूनिक लिविंग नेचर देने का काम करते हैं। जब ये सारे कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म को ये एक यूनिक लिविंग नेचर यानी एक सबसे अलग लिविंग नेचर देने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही इसके वो सारी एक्टिविटीज होती है जो कि एक सेल को जिंदा रखने में हेल्प करवाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यूक्लियस। क्या आता है? न्यूक्लियस। तो बच्चों न्यूक्लियस ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ये देख रहे हो आप, तो ये जो इसी को यहाँ से इसको जूम किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, और ये सेंटर में लोकेट होता है, ये सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। परंतु कई केसेस में ये सेंटर से दूर भी हो सकता है, इसकी पेरिफेरल पोजीशन हो सकती है। अब बच्चों पेरिफेरल पोजीशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं इसको। पेरिफेरल पोजीशन का मतलब होता है अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर आपके हाथ है तो हम क्या, जैसे आपके जो हैंड्स है आर पेरिफेरल टू द शोल्डर, आपके शोल्डर से वो अवे है, दूर है, फार है। द टोज आर पेरिफेरल टू द नीज,
टोज आपकी जो पैरों की उंगलियां है, आर पेरिफेरल टू द नीज, आपकी नीज से जो है वो दूरी पे है। ठीक उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो भी कई बार, हमेशा नहीं, कई बार सेंटर से थोड़ा दूर हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहां पर सेल की बच्चों जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे हमने वो ग्रोथ पढ़ा हो, चाहे हमने डेवलपमेंट पढ़ा हो, चाहे वो हमने मूवमेंट पढ़ा हो, जितनी भी एक्टिविटी हमने पढ़ी है वो इसी के ही द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। न्यूक्लियस का अगर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, जिसको कि जूम करके बताया गया है, एक डैम स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ जो बच्चों मेम्ब्रेन होती है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना आपको, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, किसके चारों तरफ? इसी सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। इसमें एक थ्रेड जैसा एक नेटवर्क भी आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एक थ्रेड जैसा एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, जिसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। तो बच्चों, जब सेल इस क्रोमैटिन को डिवाइड करने के लिए रेडी होता है, ये हम आगे इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्रोमैटिन क्या होता है। पहले इस डायग्राम का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब सेल इस क्रोमैटिन को डिवाइड करने के लिए रेडी होता है, तो ये क्रोमैटिन की तरह और थोड़ा मोटा हो जाता है, यानी एक थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, जिसको कि बच्चों बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यहां पर देख रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो बच्चों, क्रोमोसोम से जो है वो बने होते हैं डीएनए से। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो मिलकर बने होते हैं डीएनए से। अब बात करते हैं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए की पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स है बच्चों, ये जेनरेशन टू जेनरेशन इंफॉर्मेशन को, यानी कैरेक्टरिस्टिक को जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज हम और पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं? जिसकी हमने बात की थी। सबसे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स आर द थिंग्स that make organism what they are. Means they carry all of the information used to help a cell ग्रो, थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है सक्सेसफुली बढ़ना या ग्रो करना, एंड रिप्रोड्यूस। तो क्रोमोसोम्स क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से बनने में हेल्प करता है, और इंफॉर्मेशन को ये एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन को पास करता है। इसके अलावा ये सेल की ग्रो, थ्राइव और रिप्रोड्यूस में भी हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों, एक और चीज हम इसमें लिख लेते हैं, और वो था क्रोमैटिन। तो इट इज अ combination of DNA and protein that makes up chromosomes. ठीक है,
अब ये पाया कहाँ जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ फाउंड होता है, तो इसकी जो बच्चों लोकेशन है, इट इज फाउंड inside the nucleus of the eukaryotic सेल। तो यूकैरोटिक सेल के ये न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, या इसकी ये लोकेशन है। ये कॉम्बिनेशन है, यानी ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जिसके बाद मेक्स अप क्रोमोसोम्स को भी ये तैयार करने में मदद करता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमैटिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, क्रोमैटिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक बात आती थी किसकी, कि सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा था, कुछ लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिनको कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे हमारी एक बच्चों बॉडी होती है, पूरी बॉडी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको बॉडी ऑर्गन्स बोलते हैं। उसी तरीके से ये कंप्लीट सेल है, उसके अंदर भी इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा। कोई भी डाउट आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और इस चैप्टर के जो नोट्स है आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।